जब्त या हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब्त कर लेने के बाद अंश कंपनी की संपत्ति हो जाते हैं। कंपनी के संचालकों को पार्षद अंतर नियम के प्रावधानों के अनुसार जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने का अधिकार होता है। इसके कुछ प्रावधान, ये थ्योरेटिकल पार्ट, इसको आप थोड़ा देख लेंगे। यदि जब्त अंश मूलतः सममूल्य पर निर्गमित थे तो कटौती पर इसको निर्गमित कर सकते हैं, परंतु कटौती की राशि जो है जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। यदि जब्त किए गए अंश मूलतः प्रीमियम पर निर्गमित थे तो इनके पुनः निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम को पुनः नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यदि पूर्व में प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो तो पुनः निर्गमन पर इसकी प्राप्ति का लेखा होगा। ये दो महत्वपूर्ण नियम हैं। आगे इसकी एंट्रीज को देखेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे। जब्त किए गए अंशों को सममूल्य या प्रीमियम या कटौती पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। जब सममूल्य पर इसका निर्गमन करते हैं, इशू एट पार, तो बैंक खाता विकलन जितना पैसा प्राप्त होगा, जैसे मान लो 1000 शेयर 10 रुपये वाले हैं तो 10,000, अंश पूंजी खाते से पूरा 10,000 मुझे मिल जाएगा। यदि इन अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करते हैं तो बैंक खाता विकलन जितना रिसीव अमाउंट है अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति प्रब्याजी संचय खाते से क्रेडिट कर देंगे। जैसे 10,000 के अंशों को 12,000 में जारी किया तो बैंक खाता विकलन 12,000 रुपये, अंश पूंजी में चला जाएगा 10,000 रुपये, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में चला जाएगा 12,000 रुपये। यदि कटौती पर निर्गमन करते हैं तो ये बैंक खाता विकलन अंश हरण खाता डेबिट कर देंगे यहाँ पर, और अंश पूंजी खाते से, जैसे 10,000 के शेयर्स को मैंने 8,000 में जारी किया तो ये बैंक खाता विकलन हो जाएगा 8,000, अंश हरण खाता हो जाएगा 2,000 रुपये और अंश पूंजी खाते से हो जाएगा 10,000 रुपये। ये अंश हरण खाते में चला जाता है डिस्काउंट का अमाउंट, और पहले भी मैंने बताया डिस्काउंट के अमाउंट जब्त की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब जितने भी अंशों को हमने जब्त किया उनको पूरा जब हम पुनर्निर्गमन कर देते हैं तो अंशहरण खाते में जो शेष रहता है उसको हम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जितना भी बैलेंस बचा रहेगा इस खाते का क्रेडिट शेष जो रहेगा ये पूंजी लाभ माना जाता है और पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अंश जब्ती खाता के शेष को पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर ये चौथी एंट्री होती है, अंश हरण खाता विकलन और पूंजी संचय खाते से। यानी जो भी पूंजीगत लाभ रहेगा, यहाँ ध्यान देना है, पूंजीगत लाभ केवल हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होगा, न कि सभी हरण किए गए अंशों पर। जैसे मान लीजिए 2,000 अंशों का मैंने हरण किया और 1,000 अंशों का पुनर्निर्गमन किया, तो 1,000 अंशों पर जो पूंजीगत लाभ होगा केवल हम उसी को ट्रांसफ़र करेंगे। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा। बी के पास 100 रुपये वाले 100 समतांश हैं। 50 रुपये की प्रथम अंतिम याचना का भुगतान नहीं होने के कारण इसको जब्त कर लिया हमने, और 70 रुपये प्रति अंश पूर्णतः चुकता मानते हुए निर्गमित किए गए। 100 रुपये वाला अंश था, 10,000 मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन 5,000 मुझे नहीं मिला। तो पहले ध्यान देंगे इसकी हरण की एंट्री। अंश पूंजी खाता विकलन 100 × 100, कॉल्ड अप अमाउंट 10,000। अंश हरण खाते से जो 50 रुपये मिल चुका है उसको जब्त कर लेंगे। अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते से हम 5,000 की एंट्री कर देंगे। अब ये 10,000 के अंशों को मैंने 70 रुपये में निर्गमित किया, यानी कटौती पर, तो बैंक खाता विकलन 100 × 70 हो जाएगा 7,000 रुपये। अंश हरण खाता विकलन हो जाएगा 3,000 रुपये। अंश पूंजी खाते से हो जाएंगे 10,000 रुपये। अब देखिए अंश हरण खाते में 5,000 क्रेडिट किया था, 3,000 डेबिट किया था, 2,000 का बैलेंस बचेगा। इसको मैं पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अंश हरण खाता विकलन और पूंजी संचय खाते से आपकी 2,000 की एंट्री हो जाएगी। जितने 100 अंश जब्त किए थे पूरे का पुनर्निर्गमन हो चुका है, तो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वेलकम लिमिटेड 10 रुपये वाले 500 समता अंशों का हरण किया,
जिन पर 7.5 रुपये प्राप्त हो चुके थे, लेकिन अंतिम याचना 2.5 रुपये की मुझे नहीं मिली थी। अब 500 को जब्त किया और केवल 400 अंशों को 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर दिया मैंने 10 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में। अब ध्यान देंगे, अंश हरण खाता विकलन 500 गुणित कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपये, ये 5000 हो जाएगा। अंश हरण खाते में 500 गुणित 7.5 3750। अंतिम याचना खाते में 500 गुणित 2.5 1250 रुपये। पुनर्निर्गमन करने पर ये बैंक खाता विकलन 400 इंटू 6 2400। अंश हरण खाता 400 गुणित 4 कर देंगे 1600 रुपये, और अंश पूंजी खाते से ये 400 गुणित 10 हो गया। अब ध्यान देंगे, 500 अंशों पर 3750 मैंने जब्त किया, जबकि 400 को केवल पुनर्निर्गमन कर रहा हूँ। अब पूंजी संचय खाते में हम कितना पैसा डालेंगे इसको मुझे निकालना पड़ेगा, जबकि 500 अंशों पर कितना है 3750, तो 400 अंशों पर कितना होगा, ये आपका निकलेगा 3000 रुपये। 3000 रुपये निकलेगा। 500 का 3750, 500 से भाग देंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आ जाएगा। पुनर्निर्गमन पर मुझे जो है इस 1600 रुपये का यहाँ पर लाभ मिल चुका है, तो 3000 में 1600 को घटा दें तो बाकी कितना बचेगा 1400 रुपये। ये पूंजी संचय खाते में जाएगा। अंश हरण खाता विकलन 1400 रुपये और पूंजी संचय खाते से यहाँ पर 1400 रुपये हो जाएगा। तो ध्यान देना है, 3750 में 1600 को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 3750 को पहले हम क्या करेंगे, 400 अंशों पर कितनी जब्ती हुई ये कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व 3750 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 400 हो जाएगा। 3000 की जब्त राशि, री इशू में हमने 1600 लगाए, तो पूंजी संचय खाते में हम 1400 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से अंशों के पुनर्निर्गमन की प्रविष्टियां की जाती हैं। आप कई क्वेश्चन हल करके देखिए। जो प्रॉब्लम आप लोगों से हल नहीं होता मुझे व्हाट्सएप में, पर्सनल व्हाट्सएप में सेंड करें, मैं उसका हल बनाकर आप लोगों को भेजूंगा। थैंक यू।